हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग बायलॉज एंड रिक्वायरमेंट फॉर फायर प्रोटेक्शन, वेंटिलेशन, इको फ्रेंडली एंड ग्रीन बिल्डिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग प्लानिंग प्रिंसिपल्स देखिए इसमें भूमि उपयोग, लैंड यूज। भूमि का उपयोग नियत उद्देश्य के अनुसार होता है, जैसे रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, और इसमें जोनिंग लॉज का पालन होता है। सेकंड देखिए, साइट डायमेंशन एंड शेप। साइट का आकार भवन की उपयोगिता पे प्रभाव डालता है। मिनिमम प्लॉट साइज रेजिडेंशियल के लिए 80 टू 100 स्क्वायर मीटर एंड कॉमर्शियल के लिए 200 टू 500 स्क्वायर मीटर। ओरिएंटेशन एंड आर्किटेक्चर। वास्तुकला और दिशा। भवन का अभिविन्यास, उचित सूर्य प्रकाश और वेंटिलेशन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर दक्षिण अभिविन्यास को प्राथमिकता दी जाती है। खिड़की का स्थान, फर्श क्षेत्रफल का 10% न्यूनतम। बिल्डिंग हाइट, सामान्य आवासीय भवनों के लिए 10 से 15 मीटर और जो कॉमर्शियल होते हैं उनकी उससे ज़्यादा होती है। लाइट एंड वेंटिलेशन, उचित धूप और वायु संचार के लिए न्यूनतम खुला हुआ प्रकाश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वेंटिलेशन क्षेत्र अभी बताया गया था सेम, 10% कम से कम फर्श के क्षेत्रफल का। फंक्शनल लेआउट, प्रत्येक कमरे की उपयुक्तता और आकार, जैसे मिनिमम रूम साइज बेडरूम के लिए 9 स्क्वायर मीटर और किचन के लिए 6 स्क्वायर मीटर मिनिमम एरिया दिया गया है। सर्कुलेशन स्पेस शुड बी मिनिमम 1 मीटर वाइड फॉर इजी मूवमेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी दी गई है या हाईलाइट किया गया है, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सेफ्टी, अग्नि निकास और भागने के मार्गों की योजना बनाई जानी चाहिए। न्यूनतम चौड़ाई 1 मीटर। अग्निशमन प्रावधान, ऊंची इमारतों के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम, अग्निशमन यंत्र आवश्यक है। भवन निर्माण सामग्रियां, बिल्डिंग निर्माण सामग्रियों के कुछ नाम दिए गए हैं। सामग्रियां सुरक्षित, स्थिर और मौसम से सुरक्षित हो। स्टैंडर्ड मटेरियल, सीमेंट ग्रेड जो यूज़ किया जाता है 33, 43 और 53। कंक्रीट ग्रेड M15, M20, M25 etc। पार्किंग व्यवस्था, भवन के क्षेत्रफल के अनुसार पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मिनिमम पार्किंग, एक कार की पार्किंग के लिए 100 से 150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का अगर कोई इंडस्ट्रियल वाणिज्यिक क्षेत्र है उसके लिए 1 कार की पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग एंड बिल्डिंग बायलॉज। इंट्रोडक्शन, परिचय देखिए। भवन उपनियम शहरी विकास को सुनियोजित रूप से सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि हर भवन में वायु और प्रकाश का पर्याप्त संचार हो सके। इसका उद्देश्य भवनों के निवासियों में स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। मुख्य शाखाएं देखिए, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एयर कंडीशनिंग, फायर सेफ्टी। इनकी मुख्य शाखाएं पूछी जा सकती है आपसे। डिफरेंट डिफरेंट नाम देके कौन सी इनसे रिलेटेड है, कौन सी नहीं है। ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग बायलॉज। भवन उपनियम सख्त लेकिन लचीले होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि समय समय पर आवश्यक परिवर्तन किए जा सके। ये उपनियम सार्वजनिक सुविधा और भलाई को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करते हैं और भवन के आकार, ऊंचाई, प्रकाश, वायु संचार, संरचनात्मक डिजाइन, जल आपूर्ति और सैनिटरी प्रावधानों को नियंत्रित करते हैं। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिल्डिंग बायलॉज। भवन उपनियमों को आम आदमी की सुविधा तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं उत्तरदायित्व की दृष्टि से बनाया गया है। इनके निम्न कार्य है: भवन की मजबूती और स्थिरता को प्राथमिकता देना, भविष्य में विस्तार के लिए प्रावधान करना, सुरक्षा और लागत प्रभाविता का ध्यान रखना। आवासीय भवनों में प्राकृतिक सौंदर्य, सूर्य का प्रकाश और ताजगी का आनंद सुनिश्चित करना। स्वच्छता को वैज्ञानिक तरीके से सुनिश्चित करना और विभिन्न उपयोगों के लिए लचीलापन बनाए रखना। लेआउट प्लान एंड की प्लान देखिए, किसी भी भवन के निर्माण हेतु पूर्व में लेआउट प्लान एवं की प्लान बनाया जाना आवश्यक है। अच्छे भवनों से तात्पर्य है जिनका अच्छी प्रकार से लेआउट प्लान बनाकर रहने के लिए सुखमय बनाया गया हो। अच्छे भवनों के निर्माण हेतु निम्न नियमों का पालन किया जाना।
नियम देखिए, इंपॉर्टेंट है। भवन के विभिन्न कक्षों का आकार, ऊंचाई, प्रकाश व वायु संचार। चबूतरे की ऊंचाई कम से कम 45 सेंटीमीटर। अतिरिक्त आंगन गैराज की ऊंचाई कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंचा। कमरे में खिड़की का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है। सूखी और गर्म जलवायु में आंगन के क्षेत्रफल का 1/10 और वेट के लिए 1/7 हिस्सा। कमरे का कुल दरवाजा और खिड़की क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल का कम से कम 1/7 हिस्सा होना चाहिए। ये टेबल दिया गया है आपको, इसमें न्यूनतम एरिया, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है 50 वर्ग मीटर भूखंड के लिए और उससे ज़्यादा के लिए, ठीक है। और भवन के अवयव दिया गया है, इसके लिए कितनी एरिया, हाइट, ऊंचाई। तो इसमें मेनली आप किचन, बाथरूम, वाटर क्लोजेट, शौचघर, ठीक है, पैसेज, गैरेज, स्टेयर केस, इनसे रिलेटेड आपको चौड़ाई और एरिया जो दिया गया है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, भवन के चारों ओर की खाली जगह और उसकी ऊंचाई, ओपन स्पेस एंड देयर हाइट अराउंड द बिल्डिंग। भवन के चारों ओर 3 मीटर का न्यूनतम खुला स्थान होना चाहिए ताकि वायु और प्रकाश का संचार हो सके। मीन्स भवन से जो दूसरी बिल्डिंग होगी उसके बीच 3 मीटर कम से कम। सड़क की चौड़ाई अगर लेस देन 7.5 मीटर है तो भवन रेखा और सड़क के मध्य रेखा के बीच कम से कम 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। भवन का निर्मित क्षेत्रफल व अग्रभाग रेखा, बिल्डअप एरिया एंड फ्रंट लाइन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डअप एरिया, फ्रंट लाइन ऑफ बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। FAR पूछा जाता है। भूखंड के क्षेत्रफल में खुली जगह के लिए छोड़े गए क्षेत्रफल को घटाने पर निर्मित क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अधिकतर आंगन क्षेत्रफल अनुपात, फ्लोर एरिया रेशियो, FAR का प्रयोग किया जाता है। ऑक्यूपेंसी क्लास, निर्माण का प्रकार, भवन के सामने की सड़क की चौड़ाई, वाहन भार घनत्व, पार्किंग सुविधाएं, अग्निशमन सुविधाएं इत्यादि के आधार पर FAR के मानक तय होते हैं। फ्लोर एरिया रेशिया देखिए, FAR व्यापारिक प्लॉट का क्षेत्रफल से 75% तक, औद्योगिक 60% तक, रिहायशी सारणी में जो दिया उसके अनुसार। भवन रेखा, यह वह सीमा है जहां तक भवन का निर्माण कानूनी रूप से किया जा सकता है, जिससे सेटबैक या नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है। अगर 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल है तो मैक्सिमम निर्मित क्षेत्रफल 60% 2 मंजिल भवन के साथ, और 200 से 500 तक 50% एरिया, 500 to 1000 तक 40%, और 1000 से अधिक 1/3। स्ट्रक्चरल डिजाइन, भवन अधिनियम संरचनात्मक डिजाइन के मानक भी तय करते हैं। ये मानक मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, डिजाइन प्रतिबल, सुरक्षित भार, नींव की गहराई इत्यादि के मानक तय करते हैं। तो नींव की गहराई देखिए, प्राकृतिक आंगन स्तर में कम से कम 500 mm नीचे रहना चाहिए। 1 मंजिल वाले के भवन के लिए 700 से 1000, 2 के लिए 1000 से 1300। नींव की चौड़ाई दीवार की मोटाई के 2 गुने में 30 सेंटीमीटर जोड़ने से प्राप्त होती है। वाटर सप्लाई और सैनिटरी कन्वीनियंस, जलापूर्ति और सैनिटरी सुविधाएं, भवन प्रावधान तय किए। देखिए, जल की आवश्यकता इंपॉर्टेंट है। शहरी क्षेत्रों में 70 to 100 लीटर प्रतिदिन। जनसंख्या 1 लाख से अधिक रिहायशी क्षेत्रफल वाले में 150 to 200। फ्लशिंग जल 45 लीटर। सैनिटरी मानक, प्रत्येक घर में स्नान घर और शौचघर होना चाहिए। सार्वजनिक भवन, हर 25 लोगों के लिए एक शौचघर, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचघर होना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ सबमिशन ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग, भवन के नक्शे का संयोजन, प्रस्तुतिकरण। निम्न प्रकार के नक्शे अनुमोदित करके प्रस्तुत करते हैं। साइट प्लान, बिल्डिंग प्लान, सर्विस प्लान, विशिष्ट स्पेसिफिकेशंस। तो साइट प्लान में देखिए, पैमाना 1:100 से छोटा नहीं होना चाहिए और निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए। साइट प्लान की सीमा, आसपास की भूमि के मालिकों के नाम, पास की सड़क की स्थिति, भवन स्थल तक पहुंच की व्यवस्था, भवन के चारों ओर खाली जगह और सड़क की चौड़ाई, उत्तरी दिशा की जानकारी एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थल जैसे कुआं, नाला, रेलवे लाइन आदि। बिल्डिंग एरिया पैमाना 1:100,
निम्नलिखित जानकारी होना चाहिए बिल्डिंग प्लान के लिए। सभी मंजिलों के प्लान, कमरे, रसोई, स्नानघर, स्टोर, रास्ते आदि की चौड़ाई आदि, भवन के प्रत्येक भाग का उपयोग दर्शाना, कट प्रदर्शित करना ताकि नींव और अंदर की विस्तृत जानकारी मिल सके, दीवार की मोटाई, ऊंचाई, नींव, फर्श और छत का विस्तार, उत्तरी दिशा और छत की ढाल का विवरण। सर्विस प्लान देखिए थर्ड, पैमाना 1:200 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें जल संभरण पाइप, सीवर पाइप, बिजली की लाइन आदि की स्थिति होनी चाहिए। और जानकारी देखिए इसमें, पानी और निकासी की पाइप की व्यवस्था, नालियों के नाप और ढाल, गली ट्रैप, मैनहोल, शौच पाइप, वर्षा पाइप आदि की स्थिति, सीवर लाइनों को लाल में, वर्षा पाइप को नीले में और पुराने पाइप को काले रंग में दिखाते हैं। स्पेसिफिकेशंस में देखिए, इसमें उपयोग होने वाली सामग्री के प्रकार का विवरण होता है। वे विवरण अनुमोदन के लिए नक्शों के साथ भेजे जाते हैं। अनुमोदन प्रक्रिया क्या रहती है? सभी नक्शों और दस्तावेजों पर पंजीकृत इंजीनियर या शिल्पकार के हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर इन दस्तावेजों को संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाता है। प्रोविजंस फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए देखिए क्या क्या प्रोविजन है। असुरक्षित भवन वे होते हैं जहां रहने के लिए उपयुक्त न हो, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कमजोर ढांचा, आग लगने की संभावना या अस्वच्छता होती है, तो वहाँ असुरक्षित होते हैं। ऐसे भवनों की मरम्मत या पुनर्निर्माण से इन्हें रहने योग्य बनाया जा सकता है। निरीक्षण अधिकारी द्वारा असुरक्षित भवनों की जानकारी ली जाती है और मालिक या निवासियों को नोटिस भेजा जाता है। नोटिस प्राप्त होने के बाद भवन मालिक या निवासी निर्धारित समय में मरम्मत या निर्माण करते हैं। यदि सुधार नहीं किया जाता तो अधिकारी खुद मरम्मत करवाकर खर्च मालिक से वसूल कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट, तो ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना और जंगलों को बचाना। ग्रीन बेल्ट से शहर का अनावश्यक विस्तार रुकता है। ग्रीन बेल्ट के प्रमुख लाभ: बड़े निर्माण क्षेत्रों को रोकना, पड़ोसी कस्बों के मिलन को रोकना, देहात की रक्षा करना, ऐतिहासिक कस्बों की विशेषताओं को सुरक्षित करना, शहरों में खाली जगह का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बिल्डिंग बाईलॉ से रिलेटेड। एफएआर का मतलब है भूभाग के अनुसार निर्मित क्षेत्रफल की सीमा। फ्लोर एरिया रेशियो, स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल 1.5 to 3, कॉमर्शियल 3 to 6 डिपेंडिंग ऑन लोकल रेगुलेशन। सेटबैक आपको डेफिनेशन बताया गया था। भवन की बाहरी सीमा से सड़क तक न्यूनतम दूरी। फ्रंट सेटबैक मिनिमम 3 मीटर, साइड 1.5, रियर 3 मीटर, फ्रंट एंड बैक 3 है, आगे और पीछे की 3 मीटर, और साइड का जो सेटबैक दिया है लेफ्ट या राइट दोनों 1.5। बिल्डिंग कवरेज, तो टोटल 65% से अधिक नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एरिया का 65-66% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओनरशिप एंड कंसेंट, भूमि के मालिक की अनुमति और एनओसी आवश्यक है। वाटर सप्लाई में देखिए, वाटर सप्लाई सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान होना चाहिए। वाटर टैंक कैपेसिटी दिया गया है। स्मॉल जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, स्मॉल छोटी रिहायशी बिल्डिंग, उसमें मिनिमम 5,000 लीटर कैपेसिटी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रहना। सीवेज और ड्रेनेज में देखिए, प्रॉपर सीवेज सिस्टम होना चाहिए। मस्ट बी प्लान टू अवॉइड वाटर लॉगिंग एंड पॉल्यूशन, जरूरी है इसकी प्लानिंग के लिए, ताकि वाटर लॉगिंग, वाटर भराव, जल भराव और पॉल्यूशन, गंदगी ना हो। ड्रेन स्लॉप मिनिमम 1:100 होना चाहिए, ड्रेन का स्लॉप, नालियों का स्लॉप। रोड विड्थ 6 मीटर फॉर रेजिडेंशियल, रिहायशी इलाकों में मिनिमम 6 मीटर और 12 मीटर कॉमर्शियल के लिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखिए, आईएस कोड के अनुसार IS 456 फॉर कंक्रीट और IS 3370 फॉर वाटर टैंक्स मैंडेटरी होता है। पब्लिक अमेनिटीज़ में देखिए, भवन के निकट आपकी स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, पार्क आदि की उपलब्धता होनी चाहिए। और मिनिमम ओपन स्पेस दिया गया है, 10% ऑफ द प्लॉट एरिया शुड बी फॉर पार्क और पब्लिक यूज। 10% मिनिमम ओपन स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रिक्वायरमेंट फॉर फायर प्रोटेक्शन, वेंटिलेशन, इको फ्रेंडली एंड ग्रीन बिल्डिंग्स। तो फायर प्रोटेक्शन में देखिए क्या रिक्वायरमेंट रहता है। फायर एग्जिट, तो मिनिमम विड्थ दिया है आवासीय के लिए 1 मीटर और कॉमर्शियल के लिए 1.2 मीटर रहना चाहिए। और बड़े जो होते हैं भवन, उनमें 2 फायर एग्जिट होते हैं।
ठीक है। वाटर और फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट, जल और आग बुझाने के उपकरण। तो प्रत्येक भवन में स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था होनी चाहिए। स्प्रिंकलर सिस्टम ऊंची इमारतों में फर्श क्षेत्रफल का 80% कवर किया जाना मिनिमम मैंडेटरी है, उससे अधिक भी हो सकता है, बट मिनिमम 80% कवर होना चाहिए। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर भवन क्षेत्र के लिए कम से कम 2 अग्निशामक यंत्र। ठीक है, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड किसी भी फॉर्म में एमसीक्यू क्रिएट करके पूछा जाता है। अगर आपको थ्योरी क्लियर होगा तो आंसर आप करेक्ट लगा सकते हैं। फायर डोर्स, निकास बिंदुओं पर 1-2 घंटे की अग्नि रेटिंग वाले 1 to 2 आवर जो फायर रेजिस्टेंस डोर होते हैं उनकी रेटिंग वाले अग्नि दरवाजे लगाए जाने चाहिए। और अग्नि से बचने के लिए न्यूनतम दरवाजे की चौड़ाई मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए। फायर डोर्स जो होते हैं उनकी चौड़ाई। स्मोक एंड हीट डिटेक्शन, हर मंजिल पर खास तौर पर गलियारों में स्मोक डिटेक्टर और हीट सेंसर लगाए जाने चाहिए। ऑटोमेटिक फायर अलार्म शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है। फायर हाइड्रेंट्स, अग्नि हाइड्रेंट को रणनीतिक स्थानों पर रखा जाना चाहिए। और न्यूनतम इसका प्रेशर दिया गया हाइड्रेंट प्रणाली का 2.5 बार होना चाहिए मिनिमम। बिल्डिंग हाइट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ऊंची इमारतों में आग प्रतिरोधी संरचना और सामग्री जैसे स्टील कंक्रीट होनी चाहिए। तो मेनली कंक्रीट का यूज किया जाता है फायर रेजिस्टेंस वॉल बनाने के लिए। अग्निरोधी सामग्री 2 घंटे की अग्नि प्रतिरोधक क्षमता और अग्नि प्रतिरोधी दीवार, मिनिमम 2 आवर फायर रेजिस्टेंस, 2 आवर तक फायर से बचा सके, ये कैपेसिटी होना चाहिए। वेंटिलेशन देखिए, इसके लिए 10% ऑफ द फ्लोर एरिया फॉर एडिक्वेट क्रॉस वेंटिलेशन, विंडो एरिया दिया है ये 10% ऑफ, मिनिमम 10% ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया। मिनिमम हाइट फॉर विंडो 1.5 मीटर, प्राकृतिक वायु मार्ग से के लिए फर्श से 1.5 मीटर की दूरी। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में एसी की व्यवस्था होनी चाहिए। वाणिज्यिक भवनों के लिए प्रति घंटे 6 से 8 वायु परिवर्तन, 6 to 8 जो अंदर की एयर है रिप्लेसमेंट। एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड यूज वोलेटिलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मटेरियल, नियमित वायु गुणवत्ता निगरानी और कम वीओसी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सामग्री का उपयोग होना चाहिए। एचवीएसी सिस्टम यूज किया जाता है। सीलिंग और विंडोज हाइट इससे रिलेटेड पूछा जाता है, तो सीलिंग हाइट 2.7 मीटर होती है, छत की हाइट। खिड़कियां इस प्रकार लगाई जानी चाहिए कि हवा का प्रवाह हो सके और नमी से बचा जा सके। नेक्स्ट देखिए इको फ्रेंडली बिल्डिंग। इको फ्रेंडली बिल्डिंग में क्या होता है, एनर्जी इफिशिएंट सिस्टम लाइक एलईडी, सोलर पैनल, इंसुलेटेड वॉल्स, ये सभी लगे होते हैं। एनर्जी सेविंग मटेरियल का यूज होता है, परावर्तक पेंट, कम उत्सर्जन वाले ग्लास और थर्मल इंसुलेशन आदि एनर्जी सेविंग मटेरियल का यूज होता है। सोलर एनर्जी, तो बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर पैनलों की स्थापना। मिनिमम 20% ऑफ रूफ एरिया कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए कवर होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भूजल स्तर को पुनः भरने के लिए वर्षा जल संचयन का प्रावधान होना चाहिए। कैचमेंट एरिया 50% ऑफ द रूफ एरिया शुड बी यूज्ड फॉर रेन वाटर कलेक्शन, मिनिमम 50% दिया गया है। ग्रीन लीफ, ग्रीन छत क्या होती है, ग्रीन रूफ्स, उष्मा अवशोषण को कम करने के लिए, ऊर्जा लागत को कम करने के लिए हरी छतों का यूज किया जाता है। और ग्रीन रूफ एरिया देखिए इसमें दिया गया है, एटलीस्ट 30% ऑफ रूफ एरिया कैन बी यूज्ड फॉर प्लांटिंग। टोटल का 30% प्लांटिंग के लिए यूज। वाटर रिसाइकलिंग, गैर पेय वाटर जो होता है उपयोगियों के लिए जल को पुनर्चक्रित करने हेतु रिसाइकिल करने के लिए अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों का उपयोग। मिनिमम वाटर यूज 30% ऑफ टोटल वाटर यूज शुड बी रिसाइकिल्ड। सस्टेनेबल मटेरियल, सस्टेनेबल मटेरियल में बांस, पुनर्नवीनीकृत लकड़ी और गैर विषैले पेंट जैसी कम प्रभाव वाली निर्माण सामग्रियों का उपयोग होता है। सेलुलोज या पुनर्निर्मित डेनिम जैसे पर्यावरण अनुकूल अनुकूल इंसुलेशन का उपयोग, मीन्स इको फ्रेंडली इंसुलेशन का यूज होता है। ग्रीन बिल्डिंग्स देखिए लास्ट टॉपिक है, इसमें एलईडी प्रमाणन,
उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इमारतों को ऊर्जा बचत, जल दक्षता, CO2 उत्सर्जन में कमी, इंडोर पर्यावरण गुणवत्ता के आधार पर लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन LEED सर्टिफिकेट दिया जाता है। न्यूनतम रेटिंग सिल्वर प्रमाणन रखा गया आधार, जबकि गोल्ड और प्लेटिनम उच्च स्तर होते हैं। स्मार्ट क्लाइमेट कंट्रोल के लिए HVAC का यूज किया जाता है। उन्नत प्रणालियों के साथ 20% या उससे अधिक की ऊर्जा प्राप्त करें। ठीक है, एनर्जी इफिशिएंट टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। थर्ड देखिए, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खपत पर नजर रखने के लिए पानी और बिजली के बिल, स्मार्ट मीटर का उपयोग, प्रकाश व्यवस्था, हीटिंग और कूलिंग जैसे भवन कार्यों को प्रबंधित करने के लिए स्वचालन प्रणाली। सोशल एंड हेल्थ बेनिफिट्स में देखिए, ग्रीन बिल्डिंग्स, हरित भवन बेहतर इंडोर वायु गुणवत्ता, प्राकृतिक प्रकाश और समग्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। डे लाइट पेनिट्रेशन, कार्यालय में कम से कम 75% स्थानों पर दिन का प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए। मिनिमम 75% ऑफ द ऑफिस स्पेस शुड बी सिमिलर, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। जीवित पर्यावरण, लिविंग इन्वायरमेंट, उद्यानों और पार्कों जैसे हरित स्थानों का समावेश किया जाता है। खुली जगह, कुल साइट क्षेत्र का कम से कम 20% ये हरियाली को, इन्वायरमेंट को समर्पित होना चाहिए। और नेक्स्ट हम देखेंगे MCQ एंड प्रीवियस पेपर्स, जो अभी लास्ट 2 टॉपिक हमने कवर किया उनसे रिलेटेड। बिल्डिंग बायलॉज है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ग्रीन बिल्डिंग्स आदि, इनसे रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।